हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 31 सी को शामिल किया गया था 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 31 सी जो है वो क्या कहता है? तो अनुच्छेद 31 सी जो है उन कानूनों की रक्षा करता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि समुदाय के भौतिक संसाधन आम भलाई के लिए वितरित किए जाएं। इसमें नीति निर्देशक तत्व जो कि 39 बी और 39 सी में वर्णित है के संदर्भ में, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के संदर्भ में जो भी कानून बनाए जाएंगे वो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 14 के अधीन न्यायालय द्वारा उसको छूट दी गई है, यानी कि संवैधानिक रूप से उसको छूट दी गई है कि जो भी समाजवादी विचार, जो भी समाजवादी प्रकृति को लागू करना हो, जैसे कि समाज में समुदाय के भौतिक संसाधनों पर समान रूप से वितरण किया जाए, तो उस संदर्भ में जो भी कानून बनेगा जो कि नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है 39 बी और 39 सी के तहत, तो उसमें मौलिक अधिकार जो है जैसे कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 14 जो है वो इस नीति निर्देशक तत्व के अधीन नहीं आएगा। उस पर उसको छूट की का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 31 सी जो है वो आपको 1971 में जोड़ा गया था, जो कि संविधान के 25वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण और पुनर्वितरण कर सकती है? क्या अनुच्छेद 31 सी अभी भी मौजूद है? आप सबको पता है कि जब हमारा संविधान जब लागू हुआ था तो भारत में जो मूल अधिकार थे वो 7 थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार जो है उसको भी मौलिक अधिकार की दर्जा की संज्ञा दी गई थी। लेकिन पहला संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1951 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के अनुच्छेद 31 में संशोधन करते हुए मौलिक अधिकार को संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 301 में समायोजित किया गया। आर्टिकल 301 में समायोजित किया गया और इसको मौलिक अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार था, उस मौलिक अधिकार को जो है सिर्फ वैधानिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार दिया गया और उसमें कुछ प्रावधान वर्णित किए गए, जिसमें कहा गया कि कोई भी सरकार जो है किसी भी व्यक्ति के संपत्ति को अगर अधिग्रहित करती है तो वो संपत्ति जो है सरकार को उसके वर्तमान दर पे उसके लिए मुआवजा देना अनिवार्य है, कानूनी रूप से अनिवार्य है। लेकिन पहले क्या था कि किसी भी संपत्ति को सरकार अगर लेती थी तो कोई भी व्यक्ति जो था वो चला जाता था आपको उच्चतम न्यायालय, ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इसके पीछे तर्क ये था कि सरकार जब तक संसाधनों को यूज नहीं करेगी तब तक विकास के काम को नहीं आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए संवैधानिक अधिकार जो था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के संविधान के पहले संशोधन के तहत जो है 1951 में इसको कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित किया गया और आर्टिकल 300 क्लॉज 1 जोड़ा गया और जिसके तहत इसको कानूनी रूप से कानूनी अधिकार के तौर पर वर्णित किया गया। ठीक है, तो ये संशोधन था और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ी गई, जैसे अनुच्छेद 31 सी में जो है प्रावधान किया गया कि अलग अलग श्रेणी में ए बी सी किया गया, जिसमें सी जो था उसमें कहा गया कि जब नीति निर्देशक तत्व जो शामिल हैं उनको जब बढ़ावा दिया जाएगा तो उनको जब लागू किया जाएगा तो आर्टिकल 14 और 19 के वायलेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपका मौलिक अधिकार के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है कि विपक्ष के नेता की स्थिति आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में वर्णित है। पहला है, भारत के संविधान में वर्णित है विपक्ष के
नेता, विपक्ष के नेता की स्थिति आधिकारिक तौर पर किसमें वर्णित है? तो भारत के संविधान में, संसद में विपक्ष के नेताओं का वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, संसदीय कार्यवाही प्रकाशन संरक्षण अधिनियम 19 में वर्णित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, संसद में विपक्ष के नेताओं का वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 में। इसकी व्याख्या देखी जाए तो विपक्ष का नेता किसे कहा जाता है? तो सदन में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होती है उसके द्वारा विपक्ष का नेता का चयन किया जाता है और वो अब सदन में विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको अभी हाल ही में चुनाव हुआ है 2024 का, तो कांग्रेस जो थी वो 2014 और 2019 में 543 सदस्यीय सदन में क्रमशः 44 और 52 सीटें जीतकर आई थी, जो कि विपक्ष के नेता के लिए कम से कम 10%, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10% जो है उनके पास सदस्य होनी चाहिए। तो 2014 और 2019 में कांग्रेस के पास 10% की संख्या नहीं थी, जिसके वजह से उनको विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो इसलिए इस बार 2024 में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं, जिसके वजह से रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है, जो कि 10 साल से ये पद खाली था। ठीक है, विपक्ष के नेता की स्थिति को आधारित तौर पर संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 में वर्णित किया गया है। विपक्ष के नेता की स्थिति को आधिकारिक तौर पर संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 में वर्णित किया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका बी। अधिनियम में विपक्ष के नेता को राज्यों की राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य के रूप में वर्णित किया गया है, यानी कि विपक्ष का नेता राज्यसभा का भी हो सकता है और लोकसभा का भी हो सकता है। जैसा भी हो, जिस तरह से उनका चयन ही किया जाए, जो उस समय सरकार के विरोध में पार्टी के उस सदन में नेता होता है जिसके पास सबसे अधिक संख्या होती है, जिसे राज्य परिषद के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मान्यता दी जाती है। तो इसलिए बिल जो है वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विपक्ष के नेता की स्थिति का आधिकारिक तौर पर संसद में वर्णन जो है विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 में किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में के तहत निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? पहला, एक नए राज्य बनाना। दूसरा, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना। तीसरा, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना। चौथा, किसी राज्य का नाम बदलना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा सारे। ठीक है, अभी हाल ही में केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें केंद्र से संविधान में राज्य का नाम बदलकर, केरल का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया गया है। केरलम करने का आग्रह किया गया है। पिछले 1 साल में यह दूसरी बार है जब ऐसा प्रस्ताव केरल के द्वारा पारित किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो है उसमें ये कहा गया है कि भारत में नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन इत्यादि से संबंधित जो प्रावधान है वो आपको अनुच्छेद 3 में दिया गया है। उसमें कहा गया है कि संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाएगा। किस कंडीशन दिया गया है कि यदि किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करना हो या 2 या अधिक राज्यों के हिस्सों को मिलाकर किसी क्षेत्र को किसी राज्य के हिस्से में मिलाकर एक नए राज्य बनाना हो, तो ये काम जो है अनुच्छेद 3 के अधीन संसद द्वारा किया जाएगा। दूसरी है कि किसी राज्य के क्षेत्र को संसद जो है वो बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को संसद जो है वो कम कर सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को संसद के द्वारा बदला जा सकता है, किसी राज्य का नाम बदलकर उसके नाम को बदल के किया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 3 क्लॉज ई जो है वो बोलता है कि किसी राज्य के नाम को बदला जा सकता है, जिसके द्वारा उसी अधिकार के तहत केरल ने
एक विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है, जो कि अब संसद की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। ठीक है, इसलिए विकल्प डी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है? तो ये आपको राष्ट्रपति होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन का प्रावधान है। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत, जो पहला जैसे जो 24 का चुनाव हुआ तो पहले सत्र की शुरुआत में, और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में, प्रत्येक वर्ष यानी कि जब बजट सेशन शुरू होता है तो राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करना होता है और संसद को अपने आह्वान के कारणों से अवगत कराना होता है। इसलिए विकल्प सी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि न्यायालयों को संसद की कार्रवाई की जांच करने की अनुमति नहीं है? आर्टिकल 122 जो है ये बोलता है कि न्यायालयों को संसद की कार्यवाही को जांच करने का आदेश नहीं है। भारत की सरकार ब्रिटिश प्रणाली के समान संसदीय है। हालांकि इसने संयुक्त राज्य अमेरिका से सीखा और संविधान के रक्षक के रूप में न्यायपालिका की स्थापना जो है वो की गई है। यानी कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटिश प्रणाली है, और भारत की जो न्यायपालिका है वो अमेरिका से ली गई है। संविधान के रक्षक के रूप में न्यायपालिका की स्थापना की गई है। परिणाम स्वरूप भारत की अदालत को विधायी और कार्यकारी कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार है। यानी कि भारत की न्यायालय को किसी भी विधायी और कार्यकारी कार्य की समीक्षा का अधिकार दिया गया है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 53(1) में 53 क्लॉज 1 में कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जबकि अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वे सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 और 212 में यह प्रावधान है कि अदालतों को क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई की जांच करने की अनुमति नहीं है। यह गारंटी देता है कि न्यायपालिका विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। यानी कि आर्टिकल 122 और 212, यानी कि 122 जो है वो संसद के संदर्भ में और 212 जो है वो आपको राज्य विधानसभा के संदर्भ में अधिकार दिया गया है कि न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो ये थी आज के डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।